हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त माननीय विधायक राज सिन्हा जी और माननीय विधायक लंबोदर महतो जी। जैसे कि चर्चा चल रही थी और विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा, राज जी, माननीयों की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। बात झारखंड की तो बात झारखंड की, इसलिए विकास की अगर बात करें तो विकास के क्षेत्र में माननीय ही है, जो छोटे छोटे शहरों से, छोटे छोटे गलियों से, मोहल्लों से आवाज जो है जनता की वो सदन तक पहुंचाते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस 21 साल के सफर में वो ईमानदार कोशिश नजर आई है या उसमें भी बहुत कमियां हैं, बहुत चुनौतियां हैं? सफलता थी वो तो नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन जो भी माननीय रहे हैं, जो भी माननीय विधायक रहे हैं, उन लोगों के प्रयास में कमी नहीं होगी ऐसा मैं महसूस करता हूं। अब एक बात जैसे अभी चर्चा में आई, अभी माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने भी इस बात से अपनी सहमति जताई है कि जब से यह राज्य बना, दुर्भाग्य ये रहा कि जो भी सरकारें आईं वो कहीं ना कहीं से समझौते में फंसी रही और पूर्ण बहुमत नहीं होने के वजह से जो अपेक्षित विकास हुए थे, होने चाहिए थे इस राज्य के अंदर, वो विकास नहीं हुए। देखिए पिछली रघुवर दास जी की सरकार 5 साल रही, पूर्ण बहुमत की सरकार रही और इसलिए खुल के विकास किया। अगर इसको अलग अलग लोग अलग अलग राजनीतिक चश्मे से अगर नहीं देखें तो ये सच्चाई है कि 5 साल के अंदर झारखंड के आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने की दिशा में रघुवर सरकार ने बहुत जोरदार काम किया। हार जीत अलग बात है, वो अच्छे लोग काम करके हार सकते हैं, वो अलग विषय है। अगर जीत हार को पैमाना बनाया जाए तो मुझे लगता है कि वो ईमानदार नहीं होगा। काम का जहां तक प्रश्न है, रघुवर दास ने, चाहे वो सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है। देखिए, मैं माननीय विधायक राज सिन्हा जी से कुछ बातों पे सहमत जरूर हूं कि कहीं ना कहीं किसी ने कुछ ना कुछ ईमानदार कोशिश की होगी जो आज सारी व्यवस्था बनी हुई है। लेकिन साथ साथ हमें यह भी सोचना होगा कि 21 साल झारखंड को बने हुए हो गए। हम माननीय विधायक जिस राजनीतिक दल को बिलोंग करते हैं, 17 साल वो सत्ता में रही, तो कहीं ना कहीं जो लोग सत्ता में रहे उनकी जवाबदेही बनती है। रघुवर दास जी की, अभी हमारे गणेश मिश्रा जी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार, मैं कहूंगा धनबाद में ऐसी स्थिति थी कि यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार थी। सांसद भाजपा के थे, विधायक भाजपा के थे, थे नहीं है। रघुवर दास जब उनकी सरकार दोनों हैं, अभी थे मत जब रघुवर दास जी की सरकार थी, उस परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूं। अभी हेमंत सोरेन जी की सरकार है, उसमें भी निश्चित तौर पर आप विधायक जरूर हैं, लेकिन जब रघुवर दास जी की सरकार थी तो ट्रिपल इंजन की सरकार थी और कहीं ना कहीं जो नगर निगम है उसमें भी इनके प्रतिनिधि बैठे हुए थे। तो जो अपेक्षा रखते थे हम कि जो विकास होगा, जिस तरह की अपेक्षाएं धनबाद की जनता की थी, तो उस पर कहीं ना कहीं खरे नहीं उतरे। नहीं, एक बात वैभव जी, कौन सी ऐसी उम्मीद थी आपकी? देखिए, एक लंबी फेरिस्त है। कौन सी, हम बता रहे हैं, कौन सी उम्मीद थी? जैसे विकास में आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने के दृष्टिकोण से कौन सी ऐसी उम्मीद थी जो आपने लगा कि पूरा नहीं हो पाया 5 साल के अंदर? मैंने पहले ही कहा कि मजबूरी की सरकार से तुलना मत कीजिएगा, पूर्ण बहुमत की सरकार। इस 5 सालों के अंदर क्या और हो सकता था जो नहीं हुआ, आपको ये हमको जरा बताया। मजबूरी तो हमेशा रहती है। अभी आप पहले कहेंगे कि रघुवर दास जी की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, उस समय मजबूरी थी। अभी आप कहेंगे कि हेमंत सोरेन जी की सरकार है, हम तो उसमें सरकार में शामिल नहीं है, हम कुछ कर नहीं पाते हैं। सिर्फ सड़क नाली का निर्माण कर देना वो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं हुई। धनबाद को हम उत्तरदायी हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियों को हमें उन्हें जवाब देना होगा। धनबाद को बचाने के लिए हमने क्या किया, धनबाद को आगे बढ़ाने के लिए हमने क्या किया। जो चीज पहले थी, जो 2000 झारखंड निर्माण के पहले थी, वही स्थिति कमोबेश वही है, CMRI वही है,
सिम्फर वही है, सीएमआर आईएसएम वही है। आप वैभव जी बगल में है, सीएमआरआई ऐसा ही था जो अभी सीएमआरआई है जी। ये सीएमआरआई ऐसे ही था। यह जिस सड़कों पे आप चल रहे हैं जहां मुश्किल से एक गाड़ी दो गाड़ी पार होती थी, यह सड़क ऐसी थी। नहीं, धनबाद के अंदर आप जो बोल रहे हैं केवल सड़क और नाली, धनबाद के अंदर क्या क्या नहीं हुआ, आप अभी धनबाद के रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, धनबाद के रेलवे स्टेशन चले जाइए। चाहूंगा कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधियों की अकर्मता थी कि हमारे धनबाद से एयरपोर्ट छिन गया, एम्स यहां से चला गया। छीन गया बार बार आप लोग बोलते हैं, छीन गया, एम्स छीन गया। देखिए सत्ता में आप है तो सवाल आप अरे भैया, एम्स राज्य के हर जिलों में होता है क्या? तो धनबाद में क्यों नहीं बना? क्यों संथाल परगना, धनबाद में तो फिर भी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है जनाब। धनबाद में क्यों नहीं? हम यह संथाल परगना में क्यों नहीं बनना चाहिए? हम धनबाद के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, धनबाद की चर्चा हो रही है। आप हमारे धनबाद के जनप्रतिनिधि हैं, हम आपसे सवाल पूछेंगे। सत्ता में आप बैठे हैं, एम्स बनाना हमारा काम नहीं बताना होगा। है, एम्स बनाना हमारा काम नहीं है, और एम्स हर जिले में नहीं बनता है। जब आपकी एम्स राज्य सरकार पूरे जो सरकार थी, आप आपने जमीन आप उपलब्ध जब नहीं करा। पहुंचिएगा उस जगह पे तो आपको समझ में आएगा कि जब सरकार होती है तो वो पूरे राज्य के समग्र विकास के दृष्टिकोण से काम करती है, वो केवल धनबाद को नहीं सोच के काम करती है। हम धनबाद में बैठे हैं, हम धनबाद के जनप्रतिनिधि से जानना चाह रहे हैं आखिर नहीं, क्यों नहीं बन तो पाया? अब जनप्रतिनिधि से आप बोलिए कि तारा तोड़ के क्यों नहीं ला दिया, ऐसा होता है क्या? पिछली बार भी जब एयरपोर्ट की चर्चा हुई तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो माननीय विधायक ने कहा था, मेरे ही साथ नहीं देखिए, एयरपोर्ट के लिए उन्होंने कहा था कि कांग्रेस नेता झूठ बोल रहे हैं। नहीं भाई साहब, मैं एयरपोर्ट की बात मानता हूं कहां बन रहा है कि यहाँ एयरपोर्ट होना चाहिए, मैंने प्रयास भी किया है, मैं आगे भी प्रयास करूंगा, एयरपोर्ट होना चाहिए। लेकिन 5 साल के तो बोकारो में तो क्या, बोकारो अब धनबाद का ये जिला नहीं है क्या? धनबाद जिला में बोकारो नहीं है सर, हमारे बोकारो भी संसदीय क्षेत्र हो सकता है। धनबाद जिला के अंदर सांसद बोकारो का नहीं ही है। धनबाद के संसदीय क्षेत्र में बोकारो हो सकता है, धनबाद जिला का अंश नहीं है बोकारो। नहीं, एयरपोर्ट धनबाद में होना चाहिए, मैं भी मानता हूं, लेकिन अब 5 साल के अंदर क्या क्या चाहिएगा भाई? इस 5 साल के अंदर सब कुछ हो जाए धनबाद में? जो जनभावना है धनबाद की और धनबाद के लोगों की, और विधायक जी भी है, माननीय सांसद जी भी है, तो यहाँ के लोगों की जनभावना के अनुरूप मेरा आग्रह है, जो हवाई अड्डा की बात है तो निश्चित रूप से धनबाद में हवाई अड्डा के लिए प्रयास हो, सार्थक प्रयास हो, सार्थक पहल हो, चूंकि यहाँ की जनभावना और यहाँ की जनता का मांग है, तो निश्चित रूप से विकास हुए हैं, कोई सवाल नहीं है, इस पर कोई सवाल उठा नहीं सकता है। लेकिन यहाँ के लोगों की मांग है धनबाद हवाई अड्डा, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार की पहल हो, माननीय विधायक जी की पहल हो, माननीय सांसद महोदय की पहल हो, और यहाँ की जनता के आग्रह के आलोक में धनबाद में निश्चित रूप से हवाई अड्डा बने, ये मेरा अपना व्यक्तिगत आग्रह भी है, सुझाव भी है। चलिए, अब मैं भी इससे सहमत हूं जी, और हमने प्रयास छोड़ा नहीं है, और मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूं कि मैं अंतिम दम पर कोशिश करूंगा कि धनबाद के अंदर हवाई अड्डा बने। और बोकारो से तुलना मत कीजिए, बोकारो छोटा हवाई अड्डा बन रहा है, धनबाद में बड़ा, रांची के बाद धनबाद बनेगा। कब तक बनेगा? सब कुछ हो सकता है। कब तक? जहां चाह वहां राह। ऐसे ही जवाब मिला था कि यूनिवर्सिटी जो है केवल कमिश्नरी में बनेगी, ऐसा नियम है। नहीं, राज एक सेकंड सर, कब तक? अब देखिए, कब तक का समय हम नहीं दे सकते। ये बहुत दिनों से सुन रहे हैं लोग। कब तक का बात नहीं है, लेकिन प्रयास है, ये प्रयास बहुत दिनों से है। और प्रयास अगर ईमानदार प्रयास है, धनबाद के लोगों को हवाई अड्डा का सौगात डबल इंजन की सरकार में बन जानी चाहिए थी। बनने को बहुत कुछ थी ना, 5 साल के अंदर जितना कोशिश हमने किया, जितना संभव होना था हुआ। लंबोदर जी, आपको लग रहा है पिछले 5 साल बेहतर या ये 5 साल? क्योंकि देखिए, सुदेश महतो जी जिस पार्टी से हैं वो सबके साथ रहे हैं, और उनका कहना है कि हम विकास के साथ हैं, ना हम बीजेपी के साथ हैं, आप न कांग्रेस के साथ हैं, न जेएमएम के साथ हैं, आप बार बार कहते हैं विकास के साथ हैं। देखिए, निश्चित रूप से अगर हम लोग तुलनात्मक बात करें तो इसकी पूर्ववर्ती सरकार में विकास के बहुत कम हुए, और वर्तमान सरकार भी प्रयास कर रही है धनबाद में विकास के 5 लेकिन जो विकास की गति होनी चाहिए वो गति अभी तक वो रफ्तार पकड़ नहीं पाई है। वर्तमान सरकार निश्चित रूप से एक भी काम, अभी 26 महीने होने चले, एक भी काम बता दे। अभी आप पूर्ववर्ती सरकार की बात कर रहे हैं,
उस सरकार के दौरान धनबाद में 5 बड़े काम, 5 बड़े काम, यहाँ विश्वविद्यालय बना। ये विश्वविद्यालय क्या पूर्ववर्ती सरकार की समय शुरू हुआ? बिल्कुल, हमने पास कराया, हमने रघुबर जी से बात बोल। और यहाँ तक कि उसमें विनोद बिहारी महतो जी का नाम जुड़वाया, जो हमारी कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता उनके साथ नहीं थी, न हमारे पार्टी के थे, लेकिन यहाँ के लोगों की भावना थी। झारखंड के पुरोधा थे, झारखंड आंदोलनकारी थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक इसी धनबाद में उन लोगों ने किया था। गुरुजी, विनोद बिहारी महतो जी, ए.के. राय जी, सब लोगों ने मिलकर के नहीं कहा उनको। माननीय मथुरा महतो जी का स्वागत तालियों के साथ। सरकार से किसी ने आग्रह नहीं किया कि आप भोजपुरी, मगही, मैथिली अंगिका को लागू कीजिए। सरकार ने खुद लागू किया और खुद हटा दिया। तो ये तो सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस प्रकार के सेंटिमेंटल मुद्दों को जनता के लंबोदर जी, रख जल्दी से करके आपका रिएक्शन। हंगामा कराने का काम कर रही है। न किसी ने किस आधार पर लाया, किस आधार पर हटाई सरकार। यह तो जबरदस्ती का विवाद खड़ा करना जिससे कि उनकी नाकामी छुपी रहे, यही उनका मुख्य मुद्दा है, मुख्य मंशा है। और सभी जिलों के अंदर उर्दू को स्थापित कर दिया जाए, यह मुख्य मंशा है। आज झारखंड की अगर हम कर रहे हैं तो इसका मकसद ये है कि झारखंड के विकास की चर्चा। धनबाद पर अभी बहुत बड़ी बहस हुई, बड़ी चर्चा हुई और वैभव सिन्हा साहब के साथ हॉट डिबेट भी हुआ, लेकिन अच्छा है, कम से कम विकास के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान सरकार किसने बेहतर काम किया, इसी इर्द गिर्द हम लोग रह गए। 21 साल में क्या ये इसका लेखा जोखा नहीं हो पाया, या सब में खामियां रह गई? देखिए, सरकार तो झारखंड अलग हुए 21 साल से अधिक हो गया, लेकिन समय समय में तो यहाँ हम लोगों ने देखा है कि सरकार बनता है, फिर गिर जाता है, फिर बिगड़ता है। अस्थाई सरकार यदि यहाँ पर रहा तो सबसे अधिक दिन तक रघुवर जी का सरकार पूर्ण अपना किया, पूरा मतलब कार्यकाल को पूरा किया। बाकी इसके पहले जितना भी सरकारें बनी, उस सरकार अस्थायी रूप से रहा नहीं। कभी किसी का रहा 6 महीना, 5 महीना, किसी का रहा 9 दिन, किसी का रहा 2.5 साल। इसी टाइप का मैंने सरकारें बनती गई। और इसमें मूलभूत जो ऐसा नहीं है कि जो 20-22 साल सरकार बने हुआ और राज्य का विकास नहीं हुआ, ऐसा नहीं है जी। विकास भी हुए हैं, लेकिन जिस पैमाना में होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और दुर्भाग्य इस चीज का है कि अभी तक कोई भी सरकार यहाँ के जो बुनियादी जो समस्या है वो समाधान नहीं हो पाया, नहीं कर पाया, कारण चाहे जो हो, जिसमें कम से कम किसी भी राज्य का जो है डोमिसाइल होना बहुत जरूरी है। जब हम बिहार में थे तो उससे अलग जब हम हुए तो कुछ मुद्दा हम लोगों का था कि यहाँ अगर राज्य बना तो राज्य का विकास का गति ज़्यादा अच्छा होगा, वो नहीं हो पाया। जिसके चलते जो है समय समय में ये सब बातें आते रहता है। कभी भाषा का, अभी हम जब आए हैं तो माननीय विधायक राज सिन्हा जी बता रहे थे कि सरकार नहीं लाया, सरकार नहीं हटाया भाषा भोजपुरी, मगही और अंगिका को। तो ये पूरे राज्य में 2018 में ही भारतीय जनता पार्टी का रघुवर सरकार नहीं लाया था पूरे राज्य में। हेमंत सोरेन सरकार ने 20 जिला को मतलब जो है निरस्त किया और हमारा धनबाद और बोकारो जिला और गढ़वा पलामू जिला, ये 4 जिला मैंने छूट गया। तो जब ये भाषा विवाद का मामला सामने आया तो हम लोगों ने, जिसमें सभी लोगों ने ये प्रयास किया, जनता ने भी किया, हम लोगों ने सरकार के माननीय मुखिया हेमंत सोरेन जी से संपर्क किए। उन्होंने कहा, तब हम लोग को पता चला कि 2018 में रघुवर सरकार ने पूरे राज्य में इस भाषा को, तीनों भाषा को लागू किया था सब जिला में। हमने तो 20 जिला हटा दिए, 4 जिला बचा, इसको भी हम हटा देंगे। तो उनकी बातों को हम लोगों ने सुना, बोले, और हम लोग टीम बनाकर भी गए, जाके उनसे मिले थे।
और वो दो भाषा भी आज 2 जिला से हट गया। बहुत बहुत स्वागत है सर। बात झारखंड की हम लोग कॉन्क्लेव है जी। बहुत बहुत आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरी थोड़ी व्यवस्था है, नहीं तो मैं व्यक्तिगत तौर पे आपके इस कार्यक्रम का साझेदार होता व्यक्तिगत तौर पर। लेकिन चूंकि मेरी मजबूरी है कि मेरे रांची में भी एक बड़ा कार्यक्रम लगा हुआ है, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन आगे फिर मैं आपके यहाँ जरूर आके व्यक्तिगत आने का काम करूंगा। नहीं सर, ये आपने कहा और मैं आपकी व्यवस्था समझ सकता हूं, इसलिए मैंने कहा कि कम से कम वर्चुअली भी आप जुड़ जाएं और यहाँ के लोगों को अपनी बात रखने का मौका दें। हमारे साथ 2 बड़े डॉक्टर भी जुड़े हुए हैं और स्वास्थ्य पर ही चर्चा कर रहे थे और संयोग देखिए कि आप जुड़ गए। और कोविड दोनों डॉक्टर साहब को मेरा बहुत नमस्ते। डॉक्टर नैन प्रकाश हैं, असरफी हॉस्पिटल लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, और डॉक्टर पीडी भूषण साहब हैं, एसएनएमसीएच में कोविड सेंटर के नोडल ऑफिसर हैं, चीफ नोडल ऑफिसर हैं और एचओडी डिपार्टमेंट के हेड हैं। कोविड को लेकर चर्चा चल रही थी। बन्ना जी, कोविड के दौरान झारखंड में कितनी चुनौतियां झारखंड ने झेली और वो उन चुनौतियों क्या बोल रहे हैं? कोविड के दौरान झारखंड, वैसे तो वैश्विक महामारी थी, लेकिन झारखंड में कितनी चुनौतियां थी? उन चुनौतियों से कैसे आपकी अगुवाई में आगे बढ़ा राज्य? देखिए, कोविड में जो फर्स्ट वेव आया था और उसके बाद जो दूसरा वेव आया, तो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव ने ही हम लोगों को कोविड के विरुद्ध लड़ने के लिए पूरी तरीके से एकजुट कर दिया था। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ हमारे चिकित्सकों का, पैरामेडिकल स्टाफ का, हमारे जितने भी स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए पदाधिकारी, कर्मचारी, सबों के प्रति बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत ही बेहतर से बेहतर काम किया है और अपनी जान जोखिम में डाल के उन्होंने काम किया है। मैं इसके लिए पूरे राज्य के चिकित्सा संवर्ग से जुड़े, चाहे निजी हो चाहे हमारे सरकारी हो, सभी लोगों के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन ऐसे महामारी से हमें सबक क्या लेना चाहिए? क्या हम अपनी तैयारियों को दुरुस्त कर पाए हैं आने वाले दिनों में अगर ऐसी चुनौती मिलती है? देखिए, ये जो जिस टाइप का वेरिएंट है, ये वेरिएंट अलग अलग टाइप का ये नेचर बदलते रहा है और अभी तक इसके समूल विनाश के लिए कोई उपाय नहीं हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में जो वैक्सीन हम लोगों ने लिया है और वैक्सीन जो दिया जा रहा है, ये इसके लिए इस बीमारी के खिलाफ में एक पहली शंखनाद है। और हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे राज्य के जितने भी लोग हैं उन लोगों को हम जो है कहीं ना कहीं जो है वैक्सीनेट करा दें। और इसी के साथ साथ जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हम लोगों ने आमूलचूल परिवर्तन किया है। अभी हमारे पास 28,621 बेड है और उसमें हमने अपने सीसीयू को, आईसीयू को, पीआईसीयू को, एनआईसीयू को बहुत मजबूत करने का काम किया है और लगातार हम पीएसए वगैरह प्लांट लगाने का काम करीब 107-8 जगह पूरा हो चुका है और कई जगह जो है हमने अभी कोबास मशीन वगैरह भी लगाई है। तो लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं यहाँ। लेकिन जो हमारे साथ 2 वरिष्ठ डॉक्टर हैं, उनकी चर्चा हो रही थी, डॉक्टरों की बहाली कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है और वो जरूरत है। आप संसाधन दे देंगे लेकिन डॉक्टर नहीं देंगे तो कैसे होगा? डॉक्टरों की बहाली की बात है, उसके लिए अभी हम लोगों ने करीब 1600 हमने जेपीएससी में अभ्यावेदन किया है 1600 लोगों के लिए और लगातार जेपीएससी भी प्रयास कर रही है। और हम अपने विभाग में भी, ये सही बात है कि एमसीआई की गाइडलाइन के हिसाब से हम लोगों को काफी चिकित्सकों की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, तो उसको लेकिन हम दिन प्रतिदिन उसमें जो है सुधार की प्रक्रिया कर रहे हैं। और आपने अभी देखा होगा कि हम लोगों ने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर वगैरह को जो है अनुबंध पे भी लेने का काम किया है।
तो लगातार हमारे ये प्रयास हो रहे हैं और राज्य को एक दिशा और दशा हमने देने का प्रयास किया है। चलिए, स्वास्थ्य से हटकर अब धनबाद जिले के प्रभारी मंत्री भी आप हैं, और इसलिए चूंकि धनबाद से ही आज हम कॉन्क्लेव कर रहे हैं, तो धनबाद जिले के प्रभारी मंत्री होने के नाते अभी राज सिन्हा साहब थे, धनबाद के विधायक जुड़े हुए थे, लंबोदर महतो, मथुरा महतो जी आए थे, तो धनबाद के विकास की चर्चा हो रही थी। कई लोगों की शिकायतें हैं कि धनबाद जितना देता है राज्य को, देश को। आवाज आपकी पूरा कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, फिर से क्वेश्चन कीजिएगा। धनबाद के विकास को लेकर जो होना चाहिए वो शायद उतनी कोशिश नहीं हो पा रही है। देखिए, धनबाद के विकास के समग्र विकास के लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि लगातार हम लोगों ने कई एक रोड वगैरह जो है उसको दुरुस्त करने का काम अभी किया है। और धनबाद में एक बड़ी समस्या जाम को लेकर है, तो जाम की समस्या से निजात पाने के लिए हमने उपायुक्त को निर्देश दिया है और रेल के साथ जो हमारे कुछ इशू थे वो भी इशू सॉल्व होने के कगार पे हैं। जैसे ही वो इशू सब सॉल्व हो जाएंगे तो जाम की भी बड़ी समस्या से धनबाद के लोगों को निजात दिलाने की दिशा में कारगर रूप से कदम उठाया जाएगा। धनबाद हवाई अड्डा की मांग बहुत लंबे अरसे से रही है। धनबाद हवाई अड्डा, हवाई अड्डा की बात है। देखिए, अभी एक साथ तो सारी चीजें नहीं हो सकती हैं, लेकिन जब से मैं 20 सूत्री प्रभारी मंत्री बना हूं, लगातार मैं प्रयास कर रहा हूं कि धनबाद की दिशा और दशा बदलने के लिए हम किस तरीके से काम करें, तो इसके लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बन्ना जी, एक सवाल, लेकिन सरकार से चूंकि विकास का काम होता है और विकास के काम में क्या आपको लगता है कि भाषा जैसे विवाद बाधा पहुंचाते हैं, विकास जैसे मुद्दों को भटकाते हैं? और खासतौर पर आपने खुद भोजपुरी में रुआ भोजपुरी बोलत रहनी, हम भी भोजपुरी में आपको बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बताइए ना, आवाज आपकी नहीं आ रही है। भोजपुरी भाषा को हटाने के बाद आपने ही भोजपुरी भाषा बोलकर आपने विरोध किया था सरकार में होते हुए। इस तरह के विवाद को जरूरत है क्या? भैया हमारी बात सुनी। बताइए। देखिए भैया, हमनी बानी जा हिंदी के प्रबल सपोर्टर बनी जा। राष्ट्रभाषा से केहू के जो है राष्ट्रभाषा से कैमरा तनी से आगे कर ली, चेहरा हमारी बात सुनी भैया। हाँ, आवाज आवता, कैमरा तनी से आगे कर ली, हमारी बात सुन ली। हाँ। तो राष्ट्रभाषा के सवाल पर कोनो समझौता हम ना कर सकला। अच्छा। और देखा भैया, बर्तन के रबड़ी तो सबको खिलाई है, गरीबन के सत्तू खिलावे तो जानी, अपन अपन गरबा में दियरा तो सबको जलावे, बनुआ में दियरा जलावे तो जानी। तो हमनी तो सब भाषा भाषी के इज्जत और सम्मान करे के बाद, लेकिन हिंदी के साथ कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त ना होके चाहिए। तो बर्दाश्त रुआ करत बानी जा अभी, काहे कि छेड़छाड़ तो हो गई, हिंदी तो हट गई, हिंदी हट गई। अरे हट गई नहीं तो, अरे भैया हम बानी ना, चिंता फिक्र नहीं खे, सब ठीक हो जाई। नहीं, रवा के रहते हट गई, ये बड़ी बात बना। हट गई तो, अरे भैया ये तो बात बना। अच्छा, भाजपा के में क्या रोल बा? भाजपा काहे चुप बा? भाजपा खाली फोकटिया पॉलिटिक्स करे के बा? भाजपा के स्टैंड क्लियर बा? तो सरकार, भाजपा तो पूछा था कि सरकार में बन्ना गुप्ता हैं और विरोध भी कर रहे हैं, सरकार में भी हैं। बन्ना गुप्ता है तो बन्ना गुप्ता मर्द की तरह बोल रहे हैं ना जी, लेकिन भाजपा के लोगों के मुंह में क्या सही चिपक गया है? वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो क्यों नहीं मुख हो रहे हैं? क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों चूहा के बिल में छुप गए हैं? बन्ना गुप्ता ने इस्तीफा देने की धमकी दी थी। बन्ना गुप्ता ने इस्तीफा देने तक की धमकी दी थी और आपने आरोप लगाया था मुख्यमंत्री जी कांग्रेस। देखिए, मैं धमकी देने में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं पुरुषार्थ वाला व्यक्ति हूँ और पुरुषार्थ के साथ जो है कोई समझौता नहीं होता है। माँ भारती के साथ, देखिए मेरा ये व्यक्तिगत मत है कि मैं राष्ट्रीयता के साथ और राष्ट्रभाषा के साथ कोई भी समझौता नहीं कर सकता। लेकिन ये आपको क्यों लगता है कि मुख्यमंत्री जी कांग्रेस को सीमित कर रहे हैं?
खत्म करना चाहते हैं। हेलो, मुख्यमंत्री जी कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं, आपका ये बयान वायरल हो गया था। क्या बोल रहे हैं? मुख्यमंत्री जी कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं, ये आपका बयान वायरल हो गया था चिंतन शिविर में। अब देखिए, कुछ बातें हैं, पर्दा है, पर्दा पर्दे में रहने दो। पर्दा जो उठ गया तो फिर उठ जाएगा। तो जो बातें हमको पार्टी के फोरम में करनी है, वो मैं पार्टी के फोरम में करता हूँ। पार्टी के फोरम वाली बात जो है बाहर में सार्वजनिक नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का समर्थित कार्यकर्ता हूँ। इसलिए जो बात को मुझे अपनी पार्टी के चिंतन शिविर में कहनी थी, मैंने कह दी। उसको अब सार्वजनिक उसमें आप लोग जो है उसमें नमक मिर्चा मत लगाइए। नहीं, हम नहीं लगा रहे, हम तो सीधे आपसे बोल रहे, वायरल हुआ था उस पर क्या कहना है। लेकिन इस अरे बीच भाई, पार्टी के अंदरूनी पार्टी के मैटर में तो पार्टी का एक वफादार साथी को अपनी बात कहने का अधिकार है ना। नहीं, ठीक है। तो क्या आने वाले दिनों में भाषा विवाद खत्म होगा या और ज्यादा बढ़ेगा? क्योंकि आज बंद भी कई जगहों पर बुलाया गया था। होना चाहिए, भाषा विवाद खत्म होना चाहिए और लोगों को उन्नति समृद्धि के मार्ग पर ले जाने की व्यवस्थाएं खड़ी होंगी। आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम लोग एक मजबूत गठबंधन की सरकार बनाए रखेंगे। लेकिन हाँ, यदि कहीं कोई नीतिगत बातें हैं तो उसके लिए माननीय हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी, सीएलपी लीडर आलमगीर साहब, हमारे अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी नीति का निर्णय करेंगे। ठीक है, आखिरी सवाल आप चूंकि जाना है आपको कहीं, अभी अविनाश पांडे जी भी आए हुए हैं प्रभारी, और कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है झारखंड में अपनी स्थिति और मजबूत करने की। वो कोशिश, देखिए, कांग्रेस पार्टी अजर अमर पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को जो लोग भी ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, ये सरकार गिर जाएगी और जो है ये सरकार नहीं चलेगी, तो वो सपने उसी दिन से देख रहे हैं जिस दिन से ये लोकप्रिय सरकार का गठन हुआ है। तो और हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, और लोकतंत्र का मतलब है जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने की बात हम करते हैं। लेकिन इसी लोकतंत्र बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास कहते हैं मॉब लिंचिंग हो रही है, सरेआम कानून व्यवस्था नहीं है। सुनिए, बाबूलाल मरांडी जी ने ना 27% आरक्षण हमारा पिछड़ा दलित कमजोर वर्ग के लोगों को, ये बाबूलाल मरांडी जी और ये सुदेश महतो जी ने ना 27% आरक्षण को खत्म करके 14% आरक्षण किया है। ये इन लोगों को कभी पिछड़ा और कमजोर वर्ग जो है बैकवर्ड क्लास कभी माफ नहीं करेगा। हमारा 27% आरक्षण को तोड़ने का काम बाबूलाल मरांडी जी, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने किया है। तो अभी आपको किसने मना किया है पंचायत चुनाव में आरक्षण देने से? अरे भैया, मना नहीं किया, लेकिन हम लोग वो लोग नहीं ना है कि झूठ फरेब में हाथी उड़ाएंगे। हम हाथी उड़ाने वाले लोग नहीं हैं, हम व्यवस्था को मजबूती से लागू करने वाले लोग हैं। लागू होगा। कुछ पब्लिक से भी सवाल है, यहाँ कुछ पब्लिक भी है, आपसे चंद सवाल करेंगे, उसके बाद आपको सर धन्यवाद कह देंगे। कोई पूछना चाहे अगर सर? हेलो, पूछिए। What do you want to ask me? Please tell me. प्लीज। कोरोना काल में जो हम लोग कोरोना वॉरियर्स हम लोगों ने सेवा दिया, बट जोर से बोलिए, जोर से। कोरोना काल में 4 महीने से हमारी सैलरी रुकी हुई है और प्रोत्साहन राशि भी हमारी सैलरी 4 महीने से रुकी हुई है। सर, कोरोना काल में हमने सेवा दिया था और दे रहे हैं, पहले लहर, दूसरे लहर, तीसरे लहर में हमने दिया है। देखिए, जो भी कोरोना के योद्धा हैं, जो भी कोरोना के योद्धा हैं, उन योद्धाओं का हम सम्मान करते हैं। उनकी सैलरी किसी कीमत में नहीं रुकेगी। यदि कोई कहीं पर कमी खामी है तो दूर की जाएगी। ठीक है, ठीक है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर कुछ? चलिए भाई साहब, मंत्री जी हैं, कुछ सवाल आपके होंगे? जी, फैकल्टी को आवाज बड़ा धीमी आ रही बस है। एक सवाल एसएनएमसीएच के ऑर्थो डिपार्टमेंट के एचओडी हैं जी। जोर से थोड़ा बुलवाइए। जोर से बोलिए। सर, हमारे यहाँ हमेशा फैकल्टी की कमी रहती है, बस आग्रह है कि इस पर ध्यान दिया जाए। क्या क्योंकि चीज की कमी है? क्या चीज की कमी है? डॉक्टरों की कमी है, फैकल्टी। हाँ, निश्चित आप सही बोल रहे हैं भाई साहब, ये बात सही है जी। इससे हम इनकार नहीं करते हैं, और इस कमी को दूर करने के लिए अभी हम लोग जो है जेपीएससी में भी कुछ अधियाचना दिया है,
और हम लोग लगे हुए हैं कि इस कमी को कैसे दूर करें। मैन पावर की कमी है, जिसमें डॉक्टर भी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी है, हाउसकीपिंग के स्टाफ भी हैं। आप अगर कुछ देर और रुक जाते बन्ना जी, तो मुझे लगता है पूर्णिमा सिंह जी भी आ रही हैं, आ चुकी हैं। हाँ, क्या बोल रहे भाई साहब? कुछ देर और आपके पास अगर समय हो तो हम चाहेंगे कि आप जुड़े रहें, आप या फिर अगर आप। अरे हम तो आपसे दिल से जुड़े हुए हैं। अरे हम तो आपसे दिल से जुड़े हुए हैं। नहीं, लेकिन और कशिश न्यूज को बहुत धन्यवाद देते हैं कि कशिश न्यूज आगे बढ़े, निष्पक्ष रहे, निर्भीक रहे और अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति, आजादी और उसके विचार सरकार तक लाए जाएं। क्योंकि प्रेस का मतलब केवल आलोचना नहीं है, आलोचना और समालोचना दोनों प्रेस करता है। और हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप आलोचना और समालोचना दोनों करवा रहे हैं जी। और यही इसीलिए ये इस तरह का मंच हम सजाते हैं। लेकिन आप वर्चुअली ही सही, सशरीर यहाँ पर रहते तो और अच्छा लगता, लेकिन आगे हम चाहेंगे। नहीं, फिर इस बार मुझे माफ कर दीजिए। अगली बार मैं आपके साथ आपके कार्यक्रम में सशरीर उपस्थित होकर मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। बन्ना जी बहुत शानदार भोजपुरी बोलते हैं, शानदार भोजपुरी अंदाज में। अरे भैया देखिए, हम देश के राष्ट्रभक्त है ना भाई। हम तो भोजपुरी भी बोलते हैं, तो हम संथाली भी बोलते हैं। लास्ट में जाते को के दुलार संगूर जोहार जोहार जोहार। ठीक है, पूर्णिमा जी भी आ गई है हमारे साथ, स्वागत कीजिए। चलिए पूर्णिमा जी हमारी नेता है, हमारी पार्टी की बहुत मजबूत। पूर्णिमा जी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। पूर्णिमा जी 2 लाइन आपको कहना चाहती है। पूर्णिमा जी को भी। बन्ना जी, पूर्णिमा जी आपको 2 लाइन कहना चाहती है। हेलो जी, पूर्णिमा जी आपको 2 लाइन कहना चाहती हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उनका पूरा अधिकार है हमारे ऊपर। प्रणाम भैया जी। नमस्ते नमस्ते। कैसन बनी? कैसन बनी? क्या बोल रहे हैं? ले, अब भोजपुरी नहीं समझ में आ रहा आपको? आवाज कम आ रही है, बताइए ना। जोर से कैसन बनी? हाँ, कैसन बनी? अरे ठीक बनी। रवा के आशीर्वाद बा हमारे ऊपर, कोनो चिंता फिक्र नहीं खे। हाँ, रहो, सबके आशीर्वाद यहाँ रहे के चाहिए। हमरा खोए के कुछ नहीं खे, सब जा बा पाए के बा। इसलिए हमारे मन में डर भय शंका कुछ नहीं खे। तो आप भोजपुरी में क्यों उनसे बात कर रही हैं? कहीं आपका इशारा ऐसा तो नहीं कि इस भाषा विवाद पर? नहीं, मैंने सुना कि पन्ना गुप्ता जी भोजपुरी में बात कर रहे थे, तो मेरी भी इच्छा हुई, इसलिए मैंने बात कर ली। और बड़े भाई हैं। अरे भाई, हम भोजपुरी भी बोलते हैं, हम बंगाली भी बोलते हैं। कोई बंगला भाषी है तो उनको भी खड़ा कीजिए। उनसे ওই দিকে কেউ আছে আমার বাংলাভাষী আছে, আমার সাথে যোগাযোগ করবে, তো আমি ওনার সাথে বাংলাতেই কথা করব। नहीं, तो वो बोलने का अधिकार तो सबको है, लेकिन लिखने का अधिकार छीन लिया गया है। लेकिन हम अपनी राष्ट्रभाषा से समझौता नहीं करेंगे जी। बन्ना जी, राष्ट्रभाषा से समझौता नहीं करेंगे, अपनी माँ भारती से समझौता नहीं करेंगे, अपनी पार्टी के हित से समझौता नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी आपके इस स्टैंड के साथ है? आखिरी सवाल। आपके इस स्टैंड के साथ कांग्रेस पार्टी है? पूर्णिमा जी भी यहीं बैठी अरे कांग्रेस पार्टी अजर है, अमर है। और कांग्रेस पार्टी ने ही देश की आजादी के इतिहास को रचा है, कुर्बानी और त्याग दिया है। क्या भाजपा के किसी लोगों ने नखून तक कटाया है इस लोकतंत्र में और इस आजादी की लड़ाई में? कोई एक महापुरुष बता दीजिए इनका, जो भाजपा से संबंधित हो और जिसने इस देश के लिए, माँ भारती के लिए राज सिन्हा साहब थे अभी कुछ देर पहले खबर किया हो। एक भी यदि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का कोई है तो उनका नाम बताइए, मैं उनका जिम्मी बताऊंगा। राज सिन्हा साहब कुछ देर पहले थे और बहुत हॉट डिबेट हो गया था धनबाद के विकास। राज सिन्हा साहब यहाँ पर थे, धनबाद के विधायक हैं। आवाज बड़ा कम आ रही है। राज सिन्हा धनबाद के विधायक, राज सिन्हा जी क्या बोल रहे हैं, बताइए। बोल रहे थे कि रघुवर सरकार ने जो काम किया है उसके बाद कुछ काम नहीं हुआ। रघुवर सरकार ने जो काम किया है वही काम हुआ, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ।
अरे राज भाई सुनिए, काम तो बहुत हुआ है। अब तो ये अब मौका है कि मोदी जी सारा जितना हमारा CCL, BCCL, MTNL, BSNL और रेल तेल आपका जहाज सबको बेच बांट के खत्म कर लेंगे। झारखंड में तो बचेगा ना, झारखंड में तो बचेगा ना भैया। झारखंड तो हम बचा लेंगे ना जी। झारखंड भगवान बिरसा मुंडा का झारखंड है, झारखंड सिद्धू कानू का झारखंड है, झारखंड शेख भिखारी का झारखंड है। इसलिए ये झारखंड जो है विश्व गुरु शिबू सोरेन और शहीद निर्मल महतो का झारखंड है। इसलिए झारखंड को हम लोग लूटने नहीं देंगे जी। बहुत शुक्रिया बन्ना गुप्ता जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और अगली बार मुलाकात की उम्मीद रखते हैं। और हमारे बीच पूर्णिमा जी हैं। पूर्णिमा जी, ये संयोग है कि आप बड़े भाई और आप दोनों भोजपुरी में बात किए, लेकिन क्या कांग्रेस का स्टैंड है क्लियर इस मुद्दे को लेकर? चलिए भाषा बाबा से ही शुरू करते हैं। देखिए, मैं जो यहाँ बोलूंगी वो ऑफिशियल नहीं है, क्योंकि अभी हमें ऑफिशियल कुछ कहने के लिए बोला नहीं गया है, या अभी कोई स्टैंड उधर से आया नहीं। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर भाषा विवाद जो खड़ा किया गया था नहीं, और कुछ लोगों ने कुछ पोलराइजेशन में, जहां तक जितना मैं झारखंड की राजनीति को समझती हूँ, कि बहुत ज्यादा आप यहाँ पर धर्म के नाम पर पोलराइज नहीं कर पाएंगे। और आज तक यहाँ जो विवाद हुआ है वो धर्म के नाम पे कम हुआ है। जो हुआ वो 1932 से खतियान को लेकर हुआ और भाषा को लेकर हुआ। तो उसी को लेकर एक अटपटा सा निर्णय बीच में आया, जिसकी वजह से जो है कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाया और चाहा कि हम पोलराइज करें। लेकिन सरकार ने फिलहाल निर्णय जो वापस ले लिया है। लेकिन हमारी मांग, जो मैं अपना स्टैंड यहाँ रखती हूँ, कि हम मांगते हैं कि हिंदी का होना जरूरी है और हिंदी होना चाहिए। वापस हुआ कहाँ है? हिंदी को लेकर, भाषा को लेकर मैं कह रहा हूँ नहीं, जो एक निर्णय जिसकी वजह से विवाद यहाँ हो रहा था, उस निर्णय को वापस ले लिया गया, हिंदी को वापस नहीं लाया गया है। निश्चित तौर पर उसका कारण है। देखिए, मैं इसलिए कहती हूँ, इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मुझे राजनीति की बात करनी है, या झारखंड गवर्नमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज है। आप उसका पोर्टल खोलेंगे, आप ऑफिशियल लैंग्वेज ढूंढेंगे तो अंग्रेजी नहीं होगी, हिंदी होगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हिंदी वापस आए। चलिए ठीक है, भाषा विवाद पर हम लगातार बात कर रहे थे। पूर्णिमा जी, धनबाद में अगर हम लोग मौजूद हैं, झरिया से हैं आप। झरिया ऐसा क्षेत्र है जहां से जो काला हीरा है वो निकलकर देश और राज्य को बहुत राजस्व देता है। लेकिन क्या उस मायने में धनबाद या झरिया, उस मायने में धनबाद और झरिया को वापस में कुछ मिल पा रहा है? उतनी बेहतर तस्वीर क्यों नजर नहीं आती है? आज भी वही उसी पर, विकास पर ही चर्चा हो रही थी, तो राज सिन्हा साहब से भी यही डिबेट होने लगा। पब्लिक ने भी पूछा। हवाई अड्डा के लिए सालों साल से बात हो रही है। जाम, सड़क, अभी भी ये सारी बेसिक बुनियादी सुविधाओं को लेकर लोग यहाँ पर दिक्कत निश्चित तौर पर। और इसकी जवाबदेही बनती है उन जनप्रतिनिधियों की जो सालों साल यहाँ जो है कुर्सी पकड़कर बैठे हुए हैं। तो उनसे जरूर पूछा जाना चाहिए। और ये मेरी भी समझ के परे था कि आज आप फ्रेट टैक्सेस, जो ट्रेन के हमारे टैक्सेस हैं, हमने मुंबई को पीछे कर दिया इस साल। 34,000 करोड़ रुपए धनबाद ने दिए, जो इस देश का सबसे ज्यादा है। लेकिन एक सीधी ट्रेन अगर आप यहां से दिल्ली के लिए खोजेंगे तो आपको सिर्फ राजधानी छोड़कर, जो हावड़ा से चलती है, कोई नहीं मिलेगी। तो ये सब दुर्भाग्य रहा है यहाँ का, निश्चित तौर पर। और धनबाद की नहीं, तो धनबाद ट्रेन, हवाई अड्डा की चलिए बात कर रहे हैं हम, तो बेसिक बुनियादी सुविधाओं के लिए यहाँ पर लोग हैं, तो वो तो आप लोग कर सकते हैं ना। निश्चित तौर पर मैं हूं, और मेरा हर प्रयास उसी तरफ हो रहा है। जब आप झरिया की बात करते हैं तो मुझे बड़ा एक दुर्भाग्य लगा कि पता नहीं लोगों को पता नहीं था, या करना नहीं चाहते थे, या लोगों को सिर्फ उसी धर्म की राजनीति में फंसाए रखना चाहते थे कि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फाउंडेशन ट्रस्ट का जो फंड है, DMFT, जो सबसे ज्यादा झरिया से आता है, आज तक झरिया के लोगों को या वहां के जनप्रतिनिधियों को उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। तो वहां पर उससे कोई कार्य नहीं होता था। बड़े अनमने ढंग से, बड़ी पता नहीं क्या सोचकर जो है झरिया को नगर निगम में ला दिया गया, और आज एक भी पंचायत नहीं है वहां पर। आप सोचिए, जब पंचायत नहीं होता है, गांव असली विकास वहीं होता है। लोगों तक पहुंचना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के थ्रू आसान होता है, नगर निगम में थोड़ा मुश्किल होता है। आज पूरा का पूरा जो खनन क्षेत्र है वो नगर निगम में शामिल है। थोड़ा सा हास्यास्पद है, क्योंकि झारखंड में और भी ऐसे शहर हैं जिनको जो है नगर निगम नहीं बनाया गया, क्योंकि इंडस्ट्रियल बोलकर या माइनिंग बोलकर, जैसे बोकारो आपका एग्जाम्पल है, जमशेदपुर आपका उसका एग्जाम्पल है, कि जो एरिया इंडस्ट्रियल है, जिसको
वहां पे उन लोगों ने टेक ओवर कर लिया, उसको नगर निगम नहीं बनाया गया। लेकिन झरिया को पूरा जो है मुक्त कर दिया गया पंचायत से। तो ये गलत निर्णय हुए हैं, जिसका खामियाजा कौन भुगतेगा? कोई नहीं भुगतेगा, जनता भुगतेगी। जब उन्हें लाभ नहीं मिलेगा सरकारी तो वही भुगतेंगे। लेकिन अब आपको लगता है कि सिर्फ यही एक बड़ी वजह है कि धनबाद या झरिया जैसा क्षेत्र कुख्यात एक और वजह से भी? मुझे लगता है कि सबसे बड़ी वजह यह है कि जनप्रतिनिधियों की उदासीनता, क्योंकि उन्हें कुर्सी बड़ी आसानी से जो मिल जाती थी ना। मैं आ रहा हूं उस पर। झरिया और या धनबाद का क्षेत्र कुख्यात एक और चीज के लिए है। यहाँ पर है सिंडिकेट, जो कोयला सिंडिकेट या कहें या कोयला माफिया, और उनको लगता है कि नेताओं का संरक्षण जो है, नेताओं को संरक्षण मिलने के आरोप रहे हैं, कई बार इस तरह की बातें सामने। इन चीजों को लेकर भी क्या ये इलाका सिर्फ बंदर बाट के चक्कर में पीछे रह रहा है? निश्चित तौर पर एक कारण जरूर रहा होगा, और जहां पर अपराध थोड़े ज्यादा होते हैं वहां का विकास थोड़ा सा अवरुद्ध तो जरूर होगा। मैं इस बात से जो है कहीं ना नहीं कर सकती, जो सच है वो सच है। लेकिन केंद्र सरकार की भागीदारी विशेष करके धनबाद में थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि खनन क्षेत्र है, कोयला उनकी प्रॉपर्टी है। राज्य सरकार चाहकर भी बहुत कुछ नहीं कर सकती। राज्य सरकार लोगों को राशन कार्ड दे सकती है, सड़क बनवा सकती है, स्ट्रीट लाइट लगवा सकती है, ये सारी चीजें कर सकती है। लेकिन कोयले में अपना जो हक है वो रख के उसमें काम करवा सकती है। लेकिन जो काम करना है असली वो तो केंद्र सरकार को करना है। यहाँ पर स्पेशली आप इंस्टीट्यूशंस देख लीजिए, चाहे उनकी भागीदारी थोड़ी ज्यादा है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जनप्रतिनिधि जिनको आसानी से कुर्सी मिल जाती है, थोड़ी मुश्किल से मिलेगी तो थोड़ी मेहनत करेंगे बचाने के लिए। आसानी से मिल जा रही है तो कुछ कर नहीं रहे हैं। और झरिया से आते हैं तो एक बड़ी समस्या, मुझे लगता है उस समस्या के लिए उदाहरण के तौर पर पीडी भूषण साहब बेहतर बता सकते हैं आप, क्योंकि आपके पास ज्यादा मरीज आते होंगे। झरिया से प्रदूषण खासतौर पर, वहाँ जो कोई आग है या प्रदूषण है वो धूलकण है, जिससे लेकर दिल्ली में मारामारी हो जाती है, सांस लेना मुश्किल होता है। वो झरिया 12 महीनों झेलता है। आपके पास ऐसे मरीज आते हैं? जरा उदाहरण। ये मरीज तो बहुत कॉमनली आते हैं। झरिया में इस तरह की समस्या है। जितना भी इंडस्ट्रियल लंग डिजीज है वो तो बहुत ज्यादा हमारे यहाँ आते हैं। तो ये इसका समाधान, इसका समाधान तो मूल पर देखिए, समाधान निश्चित तौर पर है। मैं फिर कह रही हूँ, फिर केंद्र सरकार के पास जाऊंगी तो आप बोलेंगे कि आप क्या करने के लिए हैं। आपने कितनी बार इस बारे में पहल की? बहुत बार पहल की है। इनफैक्ट बहुत बड़ी समस्या मैं आज ही आ रही हूँ, और कल फिर होता क्या है कि जैसे इंडस्ट्रियल लंग डिजीज जो जिसकी होती हैं, झरिया जिस साल में चुनाव जीती थी, ग्रीन पीस के सर्वे में हिंदुस्तान में नंबर 1 था एयर पोल्यूशन के उसमें इंडेक्स में, एयर क्वालिटी इंडेक्स में, और 2020 में भी रहा, 2021-22 आएगा तो आप देखेंगे कि उसमें भी रहेगा। निश्चित तौर पर वो कारण था आउटसोर्सिंग कंपनियां जो आ गई। बड़ी अजीब बात है कि आउटसोर्सिंग कंपनीज को उस समय प्रबंधन, जो बीसीसीएल का प्रबंधन है, वो सोते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है बीसीसीएल को कि खनन के जो मानक हैं उन पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। जिनको आपने काम दिया है, जो बाहर से काम करने चले आए हैं, वो जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब एक जनप्रतिनिधि या एक आम जनता आके मेरे पास शिकायत करेगी तभी क्या प्रबंधन को याद आएगा कि करना चाहिए। तो वो स्थिति उन्होंने जब शुरू की थी उसको कंट्रोल नहीं किया गया, और वो परिस्थितियां जितनी भयावह हो चुकी है, इतनी भयावह हो चुकी है कि कहीं ना कहीं विस्थापन तो एक बहुत, और ये सब तो ऐसी समस्या है। मुझे लगता है कि यूपी ऐसा नहीं, आज चलिए केंद्र में एनडीए है ना, यूपीए कांग्रेस की अगुवाई में बिल्कुल 2004 में ये मसला सुलझ क्यों नहीं पाता है? उसमें समस्याएं देखिए, अब अगर आपने डीसी साहब से यहाँ बात किया होगा उस विषय पे, तो मैं आपको बताती हूँ कि विस्थापन का अगर आप बात करें, अगर एयर पोल्यूशन नहीं विस्थापन का, तो 2004 में जो झरिया रिहैबिलिटेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी उस समय बना था, उसमें लोग जाना नहीं चाहते हैं। क्योंकि ठीक है, आप उनको भेज रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम आपको यहाँ से उठा के भेज रहे हैं क्योंकि भाई अग्नि प्रभावित है, सब्सिडेंस हो जाएगा। झरिया की यही सबसे बड़ी समस्या है, जो है कि कोयला तो हर जगह है झारखंड में, बहुत सारी जगहों पे है, लेकिन वो लोग ये समस्या नहीं फेस करते, वो अग्नि प्रभावित नहीं है। यहाँ पे सब्सिडेंस पिछले 100 सालों से इसका इतिहास रहा है, अलग अलग जगहों पे होता रहा है। तो उसको उस समस्या से निजात पाने के लिए सब्सिडेंस एरिया से, ताकि वहां से खनन भी हो सके, जगह को दोबारा सुरक्षित किया जा सके और लोगों को विस्थापित किया जा सके। उसमें रैयतों, आज डेटा लगभग जो है 72,000 नॉन एलटीएच परिवार हैं जो लीगल टाइटल होल्डर नहीं है, और वो कई 100 साल पहले, क्योंकि खनन क्षेत्र था, बहुत सारे व्यवसाय, बहुत सारी नौकरियों के लिए अपॉर्चुनिटीज मिली, यहाँ पे लोग आके बस गए अलग अलग राज्यों से और रहने लगे यहाँ पर। तो
70-80 सालों से वो भी रह रहे हैं, लेकिन सब्सिडेंस शुरू हो गया तो उनको भी हटाना है, उसकी भी एक सूची बनी, और LTH जो लीगल टाइटल होल्डर्स हैं, जो रैयत हैं, उनकी भी एक सूची बनी। लेकिन प्रशासन हटा नहीं पाया, क्योंकि जो नॉन LTH थे आप उनको व्यवसाय रोजगार दे नहीं पा रहे हैं। तो किसी जंगल में जाके वो रहेंगे और उनके पास खाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, स्कूल जाने के लिए अस्पताल नहीं होगा, पुलिस नहीं होगी, तो वो करेंगे क्या, वहां रहेंगे कैसे? बिजली नहीं होगा, पानी नहीं होगी, तो ऐसी जगह पे आप उनको क्यों भेज रहे हैं? कोयला तस्करी बढ़ा दी है JMM कांग्रेस जब से आई है, बीजेपी कह रहे हैं कोयला तस्करी। बीजेपी तो कहेगी क्या? तो उन्हें कोयला तस्करी ज्यादा, खासतौर पर झरिया कोयला तस्करी के आरोप लगते हैं और ये इसको बढ़ावा, संरक्षण दिया जाता है। नहीं, वो तो कहेंगे ही, उनकी सरकार में भी तो होता था, और आज तो छापेमारी हो रही है, तब तो छापेमारी भी नहीं होती थी। हाल ये था, अगर आप देखें पिछले 15 दिन से लगातार छापेमारी हो रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, फिर एक नया जो है गिरोह पता नहीं कहां से शुरू हो जाता है। तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ, कहां से शुरू हो जाता है? ये जड़ें शुरू हो जाते हैं और फिर छापेमारी होती है। लेकिन एक बात बताइए, उनके समय में नहीं, विपक्ष में है, आरोप तो लगाते ही रहेंगे निश्चित तौर पर, लेकिन क्या छापेमारी तो अगर ऐसा है कि पकड़े जाते हैं, छापेमारी होती है, फिर शुरू हो जाता है, तो बिना संरक्षण के तो ऐसा तो होता नहीं। निश्चित तौर पर कुछ लोग होंगे जो संरक्षण दे रहे होंगे, इससे कहीं कोई वो नहीं है, लेकिन खादीधारी नेता संरक्षण देते खादीधारी नेता आप मेरे को बोल रहे हैं? नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्या आपको लगता है नेता संरक्षण देते हैं? नेता संरक्षण देते हैं या नहीं देते हैं, ये तो प्रमाण की बात है। देखिए, कोई भी चीज यहाँ पर आके बोल देना क्योंकि है किसी भी प्रमाणित करने की बात है। मजबूत आदमी देता है तभी इस तरह के लोग की हिम्मत होती है। आपने अभी खुद कुछ देर पहले बोला कि यहाँ तो सालों से चलता चला आ रहा है, कोई ना कोई है जो करता चला आ रहा है, तो धनबाद के लिए तो कुछ नया नहीं है। मैं तो बीजेपी वालों से पूछना चाहती हूँ कि वो बताएं कि उनके टाइम में नहीं होता था तो क्या वो संरक्षण दे रहे थे जो हम पे इल्जाम लगा रहे हैं? ये चलता रहेगा? नहीं, चलता नहीं रहेगा, चलना भी नहीं चाहिए। ये नेक्सस जो है, ये सारी चीजें, ये प्रशासन को थोड़ा और जो है कड़ा होना पड़ेगा, और इस नेक्सस बहुत बड़ा है जो जानकारी हमें है, क्योंकि अभी एक जानकारी मुझे मिली कि एक हाईवा पकड़ा गया और एक ही नंबर के 2 हाईवा, और कल इस बात को जो है रखा भी गया। तो अपने आप में सोचने की बात है कि 2 गाड़ियां निकलती हैं और एक ही नंबर की निकलती है, एक दूसरी जगह जाती है, एक दूसरी जगह जाती है, तो निश्चित तौर पर नेक्सस है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड आरोप विपक्ष छोड़िए। मुझे लगता है मैं अभी हाल ही में धरना प्रदर्शन पर जो अपने JMM के ही विधायक हैं, जो लोबिन हेम्ब्रम जी, हाँ, लोबिन हेम्ब्रम जी, उन्होंने एक तरह से तस्करी को लेकर बिल्कुल, तो मैं वही कह रही हूँ ना कि ये तो और सीधे सरकार पर आरोप लगाए, अपने ही नेता। तो ये अच्छी बात है कि हमें इतनी स्वतंत्रता सरकार को भी सकते हैं कि अगर कहीं गलत हो रहा है तो इसका मतलब ये गंभीर है, और ये स्थिति ऐसी है कि सत्ता पक्ष के विधायक परेशान है। आप भी निश्चित तौर पर हम भी लगातार शिकायत है इसकी। तो इसका शिकायत का समाधान नहीं हो पा रहा है, लेकिन सर हो रहा है, फिलहाल तो छापेमारी हो रही है। सिर्फ छापेमारी नहीं, पकड़े भी जा रहे हैं। देखिए, जो नियम कानून है, हम भी चाहते हैं, हमें नियम कानून नहीं पता था, तो हमने पूछा कि भाई नियम कानून क्या है, आप पकड़ते हैं तो आप करते क्या है उसका? तो उन्होंने बताया कि मैम, जो मेजर मिनरल हैं उनके लिए अलग है कानून, जो माइनर मिनरल है उनके लिए अलग है कानून, और कानूनतः हमें जो करना है, छापेमारी करनी है, उनको पकड़ना है, जब्त करना है, वो हम सब कुछ करते हैं, लेकिन मामला जब कोर्ट चला जाता है तो वो हमारे हाथ में नहीं रहता है। ठीक, एक आखिरी सवाल, झरिया से निकलकर, धनबाद से निकलकर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम पूछें, आपको लगता है कि झारखंड के विकास को लेकर जो बजट अभी जैसे आया है, एक रोड मैप आपको दिखता है कि झारखंड के विकास को लेकर हम सही दिशा में जा रहे हैं, या फिर यहाँ लंबोदर महतो जी थे कि विकास के मुद्दे पीछे छूट गए, वो कह रहे थे विकास के मुद्दे पीछे छूट गए, हम दूसरे मुद्दों की में उलझे हुए हैं, भाषा विवाद, स्थानीय नीति, खतियान, इन चीजों में उलझे हुए हैं? देखिए, ये सवाल तो सबसे पहले आजसू पार्टी से है। लंबोदर महतो जी पहले नहीं थे, लेकिन आजसू पार्टी से हैं, और आजसू पार्टी तो सरकार में रही पिछली बार। जिस भाषा विवाद को वो बोल रहे हैं, उनकी सरकार में वो थे उस समय, हिंदी को तब लाया गया था, आज वो उसके खिलाफ कर रहे हैं। विकास को लेकर हम सही दिशा में हैं, जा रहे हैं, सिर्फ ऐसा निश्चित तौर पर। देखिए, वित्त मंत्री जी ने जैसे अपने अभिभाषण में कहा कि भाई लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट हो रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो सकती है तो 1 लाख करोड़ के बजट की बात क्यों नहीं की जा सकती है? हमेशा झारखंड को क्या गरीब ही दिखाना है? क्यों कोई विजनरी बजट नहीं पेश कर सकता? क्यों कोई गांव की बात नहीं कर सकता? तो इसमें समस्या कहाँ है? अगर हाँ, निश्चित तौर पर खर्च करना है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इस पे सरकार का ध्यान जरूर होना चाहिए कि हम मैक्सिमम इम्प्लीमेंटेशन जो है दिखा सकें।
आज लोगों के हाथों में पेंशन जा रही है, एक ऐसी स्कीम है कि 5 तारीख तक आपके हाथ में पेंशन चली जाएगी, उसकी कोई लिमिट नहीं है, गरीब अमीर होना नहीं है आपको उसके लिए, जो पहले बाध्यताएं थी उनको खत्म कर दिया गया है। राज्य सरकार ने खुद पर बोझ लिया है कि वो राशन कार्ड अतिरिक्त दे रही है। अब कुपोषण की जो एक समस्या है उसको देखते हुए उन्होंने जो है दाल भी देना शुरू कर दिया है। तो इन सब चीजों को जो है मुझे लगता है समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये सब थोड़ी सी विजनरी है और यहाँ की जो परिस्थिति है उसको बदलने में हमारी सहायता करेंगे। बजट में धनबाद की उपेक्षा के आरोप लग रहे हैं। ये तो हमेशा होता है, ये तो मैं भी कहती हूँ। देखिए, बजट में मैं हमेशा मांग करती आई, लेकिन जब मैं जाती हूँ वहां पर तो बोले कि धनबाद के लिए आप बताइए, जो आप मांगती हैं एयरपोर्ट, वो हमारे हाथ में है नहीं, हम बहुत करेंगे तो जमीन उपलब्ध करवाएंगे। उसका प्रयास रहता है, कुछ ना कुछ रैयतों की समस्या रहती है लगातार, जिसकी वजह से नहीं उपलब्ध हो पाती है। तो ऐसी चीजें हैं जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू करवाना चाहती हैं। पिछली बार सदन में मैंने भी इस बात को रखा था। सरकार पर आरोप लगा रही है कि उन्होंने उपेक्षा कर दी। मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि ऐसा है। मैं किसी भी की रहे हर चीज को आरोप नहीं माना जाता है, लेकिन सरकार किसी भी की रहे उपेक्षा होती है। धनबाद की, झरिया की, धनबाद की उपेक्षा होती है, ये आप कह रहे हैं। उपेक्षा नहीं, मैं कहूंगी कि कहीं ना कहीं कम दिया जाता है, हमें ज्यादा मिलना चाहिए। हमारा अधिकार ज्यादा है लेकिन हमें कम मिलता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि भाई आपके पास तो डीएमएफटी इतना है, आपको अगर काम कराना है तो आप अपने डीएमएफटी से कराइए। जिस शहर में आप बोली कि जिस जिले में 850 करोड़ रुपए डीएमएफटी के पड़े होंगे, राज्य सरकार निश्चित तौर पर वहां कम इंटरेस्ट दिखाएगी। ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। वो इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि हर काम विभाग से नहीं होगा, आप लोकल तौर पे उपायुक्त के कार्यालय से भी उसको करवा सकते हैं। आखिरी सवाल पूर्णिमा जी, महिला हैं आप और बिंदास और बेबाक बोलती हैं आप, आपके बारे में कहा जाता है कि बेबाक तरीके से आप बात रखती हैं, लेकिन इस बेबाकी के पीछे कोई ना कोई एक सहयोग होता है। किसका सहयोग मानते हैं आप? एक महिला सशक्तिकरण वैसे भी नहीं होता, जैसे कहा था पुरुष के पीछे महिला, तो एक सफल महिला के पीछे भी सहयोग। मेरे परिवार के सभी लोग जी। और महिलाओं को लेकर क्या मानती है? झारखंड में पहले के मुकाबले एक सोच बदली है या अभी और बहुत बदलनी है? लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है जिस चीज के लिए बना, स्पेशली जनजातीय समुदाय के लिए। जब आप जनजातीय समुदाय को देखेंगे तो वहां महिला पुरुष में जो है फर्क नहीं होता। हाँ। वो फर्क नहीं, उनके यहाँ बेटी होती है तो वो खुश होते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं जिनको इस चीज से फर्क पड़ना है सीखना चाहिए कि ये बड़ी अच्छी चीज है। तो झारखंड में अगर आप देखें तो आज के परिप्रेक्ष्य में इतनी आईएएस ऑफिसर्स महिलाएं हैं, बच्चियां स्पोर्ट्स में इतना अच्छा कर रही हैं, और बच्चियां बहुत अच्छा कर रही हैं। आप छुटनी महतो जी का नाम लीजिए, डायन प्रथा के खिलाफ उतने सुदूर इलाके में उन्होंने लड़ना शुरू किया और पद्म विभूषण लेकर